वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिस भी साथी ने अभी तक हमारे डिफेंस जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत है जो आप लोगों को है वो पहुँचता रहेगा। तो जैसा आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज अपने जो एक नए टॉपिक पर है जो डिस्कस करने वाले हैं और वो अपना टॉपिक है जो कौन सा है। तो जैसा आपने यहाँ पर है जो देखा है, तो अपने हैं जो एक ऐसा टॉपिक है जो अपने लेकर आई हैं जो अपने यूपीएससी सीपीएफ एग्ज़ाम के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी सीपीएफ का जो सेकंड पेपर होता है उसके अंदर आप लोगों को पता होता है कि अपने को रिटन पेपर होता है और उसके अंदर अपने से जो एसेस लिखने अपने को पढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ करंट अफेयर से संबंधित या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड जिसे बोल सकते हैं जो टॉपिक करंट के अंदर है जो मतलब चर्चा के अंदर रहते हैं, और उनसे रिलेटेड अगर अपने क्वेश्चंस के अंदर ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं तो उन पर अपने कैसे क्या कुछ आर्टिकल्स या फिर जो राइटिंग करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स रखेंगे, कौन कौन सी इसकी हेडलाइंस होंगी, उस पर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू अपने हैं जो रोज़ाना एक या दो ऐसे टॉपिक्स है जो कवर करेंगे जो अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपना जो एग्ज़ाम होने वाला है तो एग्ज़ाम के पीछे का लगभग जो एक साल के आसपास, इनके पीछे का जो एक साल है उसके आसपास के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बनते हैं उन सारे टॉपिक्स अपने जो यहाँ पर कवर करेंगे। तो आज अपना ये फास्ट इसका सेशन है या फिर फास्ट पार्ट इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आज अपने लेकर आए हैं नेचुरल फार्मिंग या फिर जिसको बोल सकते हैं आप ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको भी बोल सकते हैं। तो इस पर अपने जो डिस्कस है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स हेडलाइंस जहाँ से अपने इसको लिखना या फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसी होती है इंपॉर्टेंट हेडलाइंस जिसके बगैर अपने इसको क्या कर सकते स्टार्ट भी नहीं कर सकते। जैसे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर नेचुरल फार्मिंग है, अपने को पता तो होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर नेचुरल फार्मिंग है वो है क्या, यानी कि प्राकृतिक खेती है वो है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती है क्या, बेनिफिट क्या है इसके, प्राकृतिक खेती है जो इसके लाभ क्या है, इसको करने के अंदर कौन कौन सी अपने को ऑब्स्टेकल्स या फिर कौन कौन सी अपने को इसके अंदर है जो बाधाएं अपने पास है जो आएगी, इसको बढ़ाने के यानी कि इसको इंक्रीज़ करने के उपाय क्या हैं, मेजर्स टू स्केल अप नेचुरल फार्मिंग, इसको बढ़ाने के उपाय क्या हैं। और आगे जब फ्यूचर के अंदर इन फ्यूचर अगर इसको कंटिन्यू रखा जाएगा तो इसको आगे फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रखने के जो अलग अलग वेव्स हैं, जो रास्ते हैं वो क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर टॉपिक बनते हैं जिस पर है जो अपने हर एक टॉपिक पे अपने जो डिस्कस आगे है वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके लिए मैंने यहाँ पे इसको है जो टाइप करके रखा है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज भी हो सकती है, आप यहाँ पर हिंदी के अंदर लिखना चाहिए या फिर इंग्लिश, कोई भी आप लैंग्वेज है जो सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग है क्या, देखो यहाँ पे दे रखा है कि नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट्स विच आर केमिकल फ्री, यानी कि होते क्या, ये केमिकल फ्री होते हैं और गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो नेचुरल या फिर जो प्राकृतिक कृषि होती है इसके अंदर होता क्या, इसके अंदर जो उत्पादन किया जाता है, जो इसके अंदर फूड मिलेगा अपने वो क्या होता है, एक तो केमिकल फ्री होता है और दूसरा वो गुड फॉर हेल्थ, यानी कि वो गुड फॉर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रेजेंटली इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स एडवांस टेक्नोलॉजी एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज टू गेट हाई प्रोडक्टिविटी। अभी जो करंट के अंदर या फिर प्रेजेंटली वर्तमान समय के अंदर जो भी कृषि की जा रही है उसके अंदर क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है। और उसके कारण होता क्या है, एक तो देखो सारे के सारे अपने को महंगे पड़ते हैं, ये इनकी प्राइस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इनका जो इफेक्ट भी है वो भी उस पर है जो बहुत ज़्यादा है वो पड़ता है। दीज केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिक्रीज इन कंपैरिजन टू नेचुरल फार्मिंग। एक देखो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ का अपने जो कृषि कर रहे हैं या फिर एक जो ऑर्गेनिक कृषि की जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, उसके अंदर जो उत्पादन होगा दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा है जो डिफरेंस अपने को है वो देखने को मिलेगा। प्रोड्यूस इल्डेड फ्रॉम नेचुरल फार्मिंग आर वेरी हाई क्वालिटी एंड आर फुल ऑफ नेचुरल न्यूट्रिशंस। प्राकृतिक खेती होती है वो देखो प्राकृतिक खेती से जो उत्पन्न उत्पादन है जो बहुत उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और सभी प्रकार प्राकृतिक जो पोषक तत्व है जो बने रहते हैं। जब अपने प्राकृतिक कृषि या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो जो भी अपना वहाँ पर है जो प्रोड्यूस होगा उसके अंदर वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल न्यूट्रिशंस उसके अंदर होंगे, क्योंकि अपने उस पर क्या करेंगे, न तो अपने उस पर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले, न ही उस पर है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है वहाँ पर वो करने वाले हैं। देश थूज इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, एंड एज वेल एज इन्वायरमेंट एज इट इज़ केमिकल फ्री
और ऑर्गेनिक, क्योंकि यह रासायनिक मुक्त या फिर जैविक इसको है वो बोल सकते हैं। तो ये क्या थी, ये एक डेफिनेशन थी कि व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जो प्राकृतिक खेती या फिर कृषि बोल सकते हैं वो होती क्या है। ये सारी की सारी उसकी एक परिभाषा थी शॉर्ट के अंदर। आप अगर आप इसको बोल सकते हैं कि ये इसकी क्या थी, एक डेफिनेशन या फिर इसको परिभाषा बोल सकते हैं कि कम से कम अपना एक बेस प्रिपेयर अपना यहाँ से हो गया कि जिस टॉपिक पे अपने जो डिस्कस करने वाले हैं उसकी एक परिभाषा है वो क्या थी, अपने किस टॉपिक पर आगे है वो डिस्कस है वो करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि व्हाट इज़ नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि क्या थी। ये अब देखते हैं अपने इस पे होता क्या है। अब कुछ बेस अपने यहाँ पर पीछे अपने कवर कर लिया कि जो एक प्राकृतिक कृषि या फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी उसका कुछ न कुछ हिस्सा आपको क्लियर हो गया। अभी इसके अंदर होता क्या है, क्या इसके अंदर प्रोसेस था। नेचुरल फार्मिंग इज़ मेथड ऑफ फार्मिंग विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। यह भी पीछे आपने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है, फॉर एडवांस या फिर जो टेक्नोलॉजी वाले थे, केमिकल्स थे, फर्टिलाइजर्स थे, उनका यूज है वो इसके अंदर किया जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो नाउ एज ए ट्रेडिशनल फार्मिंग, इसको ट्रेडिशनल फार्मिंग के रूप में भी जानते हैं, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में भी कहा जाता है। इट इज़ ए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये, ऑन एग्रो इकोलॉजी पे बेस्ड है, दैट इंटीग्रेट्स क्रॉप्स, ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक्स विदाउट फंक्शनल्स बायोडाइवर्सिटी। नेचुरल फार्मिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन, जो नेचुरल फार्मिंग है वो किस पे बेस्ड होगी, वो होगी ऑन फार्म बायोमास रिसाइकिल पे। और जो दूसरी अपने फार्मिंग जो कर रहे थे वो किस पे बेस्ड थी, ये थी आपकी एग्रो इकोलॉजी पे बेस्ड थी। दीज फोकसेस ऑन बायोमास मल्चिंग्स यूज ऑन फार्म काउ dung यूरिन्स और फॉर्मुलेशंस एंड पीरियोडिक सॉइल एरिएशंस। देखो यहाँ पे देखा है कि जो कार्यात्मक जैव विविधता के साथ फलों, पेड़ों और पशुधन को एकत्रित करती है, जो प्राकृतिक कृषि है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो खेत में गाय के गोबर मूत्र योगों के उपयोग और आवर्धिक मृदा यानी कि जो मिट्टी होती है वातावरण पर है जो केंद्रित है। तो प्राकृतिक कृषि के अंदर सबसे ज़्यादा किसका यूज़ किया जाता है, एक तो बायोमास मल्चिंग का, खेतों के अंदर क्या होता है पशुओं की जो गोबर की खाद होती है उसका यूज़ किया जाएगा, और वहाँ पर है जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ वहाँ पे नहीं है जो किया जाएगा। आगे देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है इसके। तो बेनिफिट्स के अंदर देखो इसके बेनिफिट्स है वो क्या मिलने वाले हैं। तो प्राकृतिक खेती को लागत प्रभावी कृषि पद्धति माना जाता है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग होती है उसके अंदर कॉस्ट इफेक्टिव होती है, सबको पता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, जो रूरल एरियाज हैं, एंड हेल्प्स इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल एरिया से जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या करेगी, एक तो रोजगार देगी, उनको जॉब्स देगी, ठीक है। दूसरा वहाँ पे क्या करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है जो विकास के अंदर क्या करेगी, ये मदद है वो करेगी। कृषि पारिस्थितिकी पर है जो आधारित एक विविध कृषि प्रणाली है, जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को एकत्रित करती है और जो कार्यात्मक जैव विविधता के इष्टतम उपयोग की है जो अनुमति देती है। प्राकृतिक खेती को है जो पुनर्योजी कृषि का एक रूप है वो माना जाता है, जो ग्रह को बचाने के लिए एक प्रमुख रणनीति है। ग्रह यानी कि यहाँ पर अर्थ को बचाने के लिए। और खेती की इस पद्धति के कई अन्य लाभ है, जैसे मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाना या फिर अंकुश लगाना, प्राकृतिक खेती में भूमि प्रथाओं का प्रबंध करना, मिट्टी और पौधों में वातावरण से कार्बन को अलग करने की क्षमता, जहाँ ये वास्तव में है जो क्या है उपयोगी। ये सारे के सारा इंग्लिश यहाँ पर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे देखें। इट इज़ ए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रो इकोलॉजी, आपको अभी बताया था, और that integrates crops, trees and livestock which allow the optimum use of functional biodiversity. और natural farming is considered a form regenerative agriculture which is a prominent strategy to save the planet। यानी कि क्या करिए, देखो ग्रह को बचाने की एक जो क्या है एक प्रमुख रणनीति है। दिस मेथड ऑफ फार्मिंग हैज़ मैनी अदर बेनिफिट्स, इसके अलग भी फायदे हैं जो देखो यहाँ पे बताए थे मैंने। मिट्टी की उर्वरता हो गया, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का, जो ग्रीन हाउस पर जो इफेक्ट डालने वाले गैसेज हैं उनका क्या हो जाएगा, गैसों का उत्सर्जन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और एयर पोल्यूशन प्रदूषण भी हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स हो जाएंगे किसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। आगे देखते हैं यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स इन नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग होती है उसको करने के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स तो अपने को आएगी। देखो प्राकृतिक खेती पैदावार में गिरावट से जुड़ी है। नेचुरल फार्मिंग एसोसिएटेड विद
डिसलाइंस इन यील्ड्स विच हैम्पर द फार्मर इनकम। यानी कि जो प्राकृतिक खेती की जाएगी उससे क्या होगा, जो फार्मर्स की इनकम होगी उसके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि जब अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ अपने खेतों के अंदर करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा, और उससे क्या होगा, उत्पादन तो ज़्यादा होगा, उससे लागत भी ज़्यादा आएगी। उससे क्या होगा, फार्मर्स की जो इनकम है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा उनका, मतलब जो इनकम है वो नीचे डिक्रीज हो जाएगी। एंड ऑफ्टन सिटेड बैरियर बाय फार्मर्स इन ट्रांजिशंस गोइंग to natural farmings is the lack of readily available natural inputs, and not every farmer has the time, patience or labor to develop their own input for natural farming। यानी कि जो कृषि है या फिर जो खेती है, नेचुरल खेती है, उसमें परिवर्तन करने के अंदर क्या होगा, किसानों द्वारा अक्सर उद्धत बाधाएं आसानी से है जो क्या होगी, उत्पन्न होगी। उपलब्ध प्राकृतिक आदानों का है जो क्या होगा, उनके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनके अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। क्योंकि जब सारे के सारे लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिसोर्सेज है उनके अंदर कमी देखने को मिलेगी। वो जो प्रत्येक किसान हैं या फिर जो फार्मर हैं उनके पास क्या है, सभी के इनपुट करने के लिए समय हो गया, पेशेंस और लेबर यानी कि श्रम की उनके पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वो उनके पास है जो क्या है, उपलब्ध नहीं है। ऑर्गेनिक कृषि के अंदर क्या होता है, अपने पास कम से कम पेशेंस होना जरूरी है। पेशेंस होगा तभी तो इसके अंदर जो बेनिफिट्स अपने को देखने को मिलेगा। अब अपने देखते हैं मेजर्स टू स्केल अप नेचुरल फार्मिंग। तो इसको बढ़ावा देना, अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, प्राकृतिक कृषि है, इसको बढ़ावा देना, इसके लिए भी कुछ योजनाएं करंट के अंदर जो चल रही थी या फिर जो चलाई गई थी, इसके बारे में अगर अपने को पता है तो इस टॉपिक को या फिर इस हेडलाइन को क्या कर सकते हैं, अपने इजीली थोड़ा सा अच्छा और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। क्योंकि जब टीचर्स या फिर जो भी देखेगा इस चीज़ को भी, हाँ यार बंदे ने अच्छे तरीके से इसके अंदर लिखा है, अगर एक दो बार आपने इस जैसे जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं थी इन योजनाओं को पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अपना काम बन जाएगा। और बस इन योजनाओं का थोड़ा सा आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पे दे रखा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना, कौन सी, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना थी। दूसरी कौन थी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम चलाया गया था, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। इनका उद्देश्य क्या था, हैज़ बीन लॉन्च्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोमोट नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए दोनों है जो क्या था, इनको है जो स्टार्ट किया गया था। दिस स्कीम्स एम्स, इन दो स्कीम्स से इनका उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिसेस विच रिड्यूस एक्सटर्नली परचेज्ड इनपुट्स। यानी कि इनका योजना है जो मुख्य है, पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को है जो बढ़ावा देना था और बाहरी रूप से खरीदे गए इनपुट को क्या करना था, कम करना था। अगर देखो स्वदेशी जो रिसोर्सेज थे उनका यूज़ होगा तो जो बाहर के, जो फॉरेन के, जो विदेशों के जो टेक्नोलॉजी वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ है बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिक ही अपने आप है जो क्या हो जाएगा, कम है जो हो जाएगा। आगे देखो देर का है कि एग्रो फॉरेस्ट्री पर उप मिशन नामक एक अन्य योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि के साथ साथ बहुउद्देशीय पेड़ लगाने के लिए जो प्रोत्साहित है वो करना है। तो ये कौन सी थी, एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री, SMAF, ये इसका शॉर्ट नाम भी है, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ लकड़ी आधारित और हर्बल उद्योग के लिए संवर्धित फीड स्टॉक को बढ़ावा देना था, जो किसानों की आय का अतिरिक्त स्रोत बनेगा। और सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन NMSA भी शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन हैज़ बीन लॉन्च्ड विच एम्स टू डेवलप, डेमोन्स्ट्रेट एंड डिसेमिनेट द टेक्निक्स टू मेक एग्रीकल्चर रेसिलेंट टू एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। के प्रतिकूल जो प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं, उनके लिए कृषि को लचीला बनाने के लिए, कृषि तकनीकों का विकास करने के लिए प्रदर्शन करना और प्रसार करना, ये सारे के सारे इसके क्या थे, एम्स थे, इसके मुख्य उद्देश्य थे। बस अपने को इसके अंदर जो भी अपने मतलब आर्टिकल्स लिख रहे हैं उस पर उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह लॉन्च की जाती है। बस वो अगर अपने को पता है तो इसको थोड़ा सा अपने जो अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन है वो कर सकते हैं।
बाकी आप ये हेडलाइंस हैं, इस हेडलाइंस को आप एक बार पढ़ लेना, इस पीडीएफ को पढ़ लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना, एक बार करना, 2 बार करना, मतलब 2 या 3 बार इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश के अंदर। फिर आप एक बार खुद से इसको लिखने की कोशिश करना। और इसके अंदर जैसे ये हेडलाइंस हैं, जैसे ये हो गया, मतलब ये जो स्कीम्स थी, इन स्कीम्स को नोट कर लेना। बस इन स्कीम्स को आगे पीछे करके मतलब एक तरीके से इसको लिखने की प्रैक्टिस करो। जब अपने धीरे धीरे इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप है जो लिखना आसान हो जाएगा, और बाद में आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो वैसे ही मतलब उसी चीज़ को सोचने लगेगा। अपने आप ऐसे नए नए वर्ड आपको खुद न खुद आने लग जाएंगे। अब देखा नेचुरल फार्मिंग्स आगे का रास्ता, इन फ्यूचर इसके अंदर क्या प्रोसेस है जो होने वाला है। तो इन फ्यूचर देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस होने वाला है। देर का है कि प्राकृतिक खेती की विधि अधिक लोकप्रिय है, वो मोस्ट मोरे पॉपुलर तो है ही है ये, और इसे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में आसानी से बढ़ाया दिया जा सकता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, प्रोमोटेड टू रेन फेड रीजन्स, जहाँ पे या फिर जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पर है जो प्राकृतिक या फिर ऑर्गेनिक कृषि को अच्छे तरीके से किया भी जा सकता है। और उसको क्या किया सकता है, वहाँ पे उन क्षेत्र के अंदर है जो क्या इसको प्रमोट भी है वो किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्योंकि ये क्षेत्र सिंचाई के प्रचलित क्षेत्रों की तुलना में कम उर्वरक है जो उपयोग करते हैं, और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की फसल बीमा योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, मददगार हो सकती है, क्योंकि इससे जोखिम की रोकथाम में मदद मिलेगी और किसान आश्वस्त महसूस करेंगे। अब देखो होता क्या है, जब अपने नेचुरल फार्मिंग या फिर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उस दौरान ऐसा हो जाता है कि कई बार जो अपने किसी भी मतलब एक स्पेशली या फिर पर्टिकुलर जो अपना एक जिसको बोल सकते हैं कि आपने वैरायटी है, जैसे अगर मैं बोल दूं कि अपने जो नरमा या फिर कपास है, इसकी अपने क्या कर दी ऑर्गेनिक फार्मिंग ही। अपन ने क्या किया, मतलब जो किसान लोग हैं उन्होंने क्या किया, जी नरमा कपास की जो अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे थे, उसके अंदर अपने क्या करना था कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी की जो फर्टिलाइजर्स थे उनका यूज़ करना था। लेकिन अपनों ने यूज़ नहीं किया, किसान लोगों ने उसका यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, वो दे रहे थे नेचुरल फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे थे। तो उस जो कपास या फिर नरमे की जो फसल है या फिर जो कॉटन की फसल है, उसके अंदर कुछ बीमारियां आ जाती हैं। जो कुछ बीमारियां आ जाएगी तो वो क्या होगा, कुछ जो बीमारियां आएगी वो क्या होगा, जो आपके उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को इस पर फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करना पड़ेगा। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या होगा, उस पर अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को तो यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, अगर इससे कुछ नुकसान भी होता है, मतलब ये कंट्रोल के अंदर नहीं भी होती है, तो कुछ स्कीम्स भी तो है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। देखो पीएम फसल बीमा योजना, ये भी अपने को याद होना चाहिए, और कैन बी हेल्पफुल। और दूसरा एक और थी, कहाँ पे थी ये सरकार की फसल बीमा योजना, पीएम फसल बीमा योजना मददगार हो सकती है। अब ये देखो पीएम फसल बीमा योजना, आपको पता है कि इसके अंदर होता क्या है कि सहायता कैसा था, इसके अंदर मतलब 2000 रुपये की एक किस्त है वो दी जाती है, शायद हाँ 2000 रुपये की कुछ एक किस्त है वो दी जाती है। ठीक है, 2000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। ये किसके लिए दी जाती हैं, ये सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड सी दिए जाते हैं, ताकि जो भी फसल करंटली या फिर जो प्रेजेंटली है उस पर अगर कुछ नुकसान हुआ तो इससे कुछ मतलब सहायता उनको मिलेगी, और बाद में उस पर है जो बीमा वगैरह या फिर उनके फसल का जो क्लेम वो भी उनको है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको है वो दिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक खेती के लिए आवश्यक आसानी से उपलब्ध इनपुट की अनुपलब्धता की चुनौती को दूर करने के लिए ग्राम स्तर पर तैयारी और बिक्री की दुकान के माध्यम से ग्राम स्तर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक बहुत बड़ी फेमस या फिर जिसको बोल सकते हैं पॉपुलर सिटी के अंदर। जैसे मेरे को बोलना है कि मुझे मेरे गांव के अंदर क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, तो मैं करूँगा क्या कि मैं ये यहाँ पर मेरे आसपास जो सिटी है, जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर मैं जयपुर चला गया, और वहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया, जयपुर के अंदर ही वहाँ पे मैंने एक खुद का मतलब एक शॉप स्टार्ट कर दिया, या फिर उसको बोले मतलब मैंने दुकान स्टार्ट कर दी। ठीक है, वहाँ पर मैंने खुद का एक दुकान बना लिया। वहाँ पे अगर मैं इस चीज़ की प्रमोट करूँगा इस चीज़ को कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये है, नेचुरल फार्मिंग है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर यही मैं शॉप है मेरी, यही दुकान है जो मैं एक ग्राम स्तर पर खोलूँगा, यानी कि किसी गाँव के अंदर खोलूँगा, तो वहाँ पे इसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आसपास के जो एरिया के लोग हैं वो वहाँ पर इस चीज़ को जानने के लिए आएंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, इसको अगर अपने करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर जो प्राकृतिक कृषि करते हैं,
तो उस पर कितना खर्चा आएगा, अगर बाई चांस को भी प्रॉब्लम्स हो जाए, जैसे बारिश कम हो या फिर ज़्यादा हो जाए, तो ऑर्गेनिक जो कृषि है इस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस चीज़ को वहाँ से बढ़ावा मिलेगा। मतलब कहाँ से मिलेगा, एक बड़ी सिटी से इसको प्रमोट नहीं कर सकते। अगर इसको बेसली मतलब प्राकृतिक कृषि को अगर निजी स्तर से स्टार्ट करना है तो अपने को कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ग्राम स्तर से स्टार्ट करना पड़ेगा। रूरल एरिया से इसको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट है वो करना पड़ेगा। तो इसको ग्राम स्तर से ही क्या है, इसको बढ़ावा है वो दिया जा सकता है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग। तो कुछ स्लाइड्स अपने जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपने कर लिए थे, और ये सारे के सारे इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। तो इन टॉपिकों पर अपने जो अपने डिस्कस कर लिया है कि प्राकृतिक खेती है क्या, इसके लाभ क्या हैं, इसको मतलब आगे जब इसका इंक्रीज़ किया जाएगा इन फ्यूचर, इसको बढ़ाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो कौन कौन सी अपने ऑब्स्टेकल्स या फिर इसके अंदर जो बाधाएं आ सकती है, इसको बढ़ाने के अलग अलग है जो उपाय वो क्या होने चाहिए, और इसका इन फ्यूचर आगे का रास्ता है वो कैसा होगा। तो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के अंदर दे रखे हैं, आप इसको रीड कर लेना और एक बार लिखने की भी ट्राई करना। और आगे अपना जो कल वाला या फिर अपना जो भी अगला सेशन होगा उसके अंदर जो अपने ऐसे पर है जो या फिर जिस आर्टिकल पर डिस्कस करने वाले, तो वो आर्टिकल कौन सा होगा, वो होगा अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ये देख रहे हो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल ई व्हीकल है। अगर इस फोटो से समझ नहीं आ रहा तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ कि जब से आपने देखा था कि डीजल और पेट्रोल के जब से मतलब भाव बहुत ज़्यादा इनके मतलब रेट है वो प्लस होते जा रहे हैं, तब कुछ कंपनियों ने क्या किया था, ई बाइक लॉन्च की थी। क्या किया था, ई बाइक है वो लॉन्च की थी। ई बाइक थी, ये बैटरी से चलती थी, मतलब लाइट से चलती थी। अब वो लाइट कहाँ से आती थी, वो जो बैटरीज थी उनको अपने चार्ज भी कर सकते थे, और कुछ को तो सौर प्लेट जो होती है उससे भी चार्ज किया जा सकता था, और कुछ के अंदर मतलब जो एक इसी के अंदर एक सिस्टम जनरेट था कि जब इन बाइक्स का अपने यूज़ करेंगे तो इनका जो पीछे का जो टायर है या फिर जो आगे का टायर है उस पर एक सिस्टम लगा होता है जिससे ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, एनर्जी या फिर लाइट का उत्पादन करेगा और इस बैटरी को क्या करेगा, चार्ज करेगा। मतलब इस पर क्या फ़ायदा अपने को मिला, अपना बेनिफिट ये हुआ कि एक तो इसके अंदर मतलब कहीं पे भी इसको लेकर जा सकते हैं, दूसरा इसको चलाने के लिए न तो डीजल की ज़रूरत पड़ी और न ही पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी अपने को। ठीक है, तो यही अपना नेक्स्ट का आगे का टॉपिक है। इस पर आपको करना क्या है, कुछ पाँच छः आप टॉपिक या फिर एक हेडलाइन तैयार करना कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है इनकी आवश्यकता क्यों है, इन फ्यूचर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं तो कैसे इसको है जो मतलब इसके अंदर सुधार किया जा सकता है। ऐसे कुछ 5-6 आपको हेडलाइन नोट करनी है, और उन पर चाहे आप हिंदी के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर कैसे भी अगर आप आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो आपको इसको लिखने की कोशिश करनी है। और अगर आप उसको शेयर भी करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से जाकर आप इसको है जो हमारे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। तो सभी साथी ज़रूर इस टॉपिक पे है जो डिस्कस करना या फिर इसको लिखने की कोशिश करना, नहीं तो अपने सेशन के माध्यम से इस पर है जो डिस्कस करेंगे कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं। और एक सेशन मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँगा जिसके अंदर कुछ मतलब 25-30 टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और फिर आपको पता चलता रहेगा कि कल कौन सा सेशन होने वाला है, और उन सारे के सारे टॉपिक्स पर आप अपने खुद से लिखने की कोशिश है वो करना। तो एक बार सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। शेयर अगर चैनल को और वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर देना। और जो भी आप सजेशन या फिर जो भी आपका डाउट है उसको अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है जो मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना आर्टिकल राइट किया है आपने या फिर जो भी आपने हेडलाइंस तैयार की है उसको आप हमारे साथ है वो शेयर कर सकते हैं। तो सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।